Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा रहने वाला है NCERT सीरीज का क्लास 2, जहां हम कवर कर रहे हैं क्लास 9th की NCERT का ज्योग्राफी सेगमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जो होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। जब हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसमें कौन से फीचर्स देखते हैं, यानी क्या देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं। तो आप नोटिस करते होंगे, ऑब्वियसली बात है कि उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, या आँख है तो कैसी हैं, बाल हैं तो कैसे हैं, है ना। इसी तरीके से जब हम डिस्कस करते हैं भारत के फिजिकल फीचर्स की, तो हम डिस्कस करते हैं कि भारत की भू जो आकृति है, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, वो किस तरीके का है ना। चाहे हम बात करें उसमें, हम बात कर सकते हैं हिमालयाज की, चाहे हम उसमें बात कर सकते हैं प्लेन्स की, हम बात कर सकते हैं प्लेटूज की, हम बात कर सकते हैं और भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति, लाइक वाटर बॉडीज हो जाए, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, रिवर्स की, तो उनकी हम बात कर सकते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है, उनका फॉर्मेशन अलग अलग रीजन से होता है। लाइक हम बोल सकते हैं वेदरिंग के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे एरोजन से हो चाहे डिपोजिटेशन से हो। तो जब हम बात करते हैं नदियों की, तो नदी इस प्रकार से कुछ चल के आती है और अपने किनारों पर क्या करती है, कटाव करती है। जैसे ये नदी चल के आ रही है, सपोज करो नदी यहाँ से चल रही है, तो ये अपने किनारों पे कटाव करती है। जब कटाव करेगी तो उसे बोलते हैं इरोजन, ठीक है। तो इरोजन उसे बोलते हैं जो कटाव करती है। और जब से ये आइलैंड बना तो इसने क्या किया, नदी ने, कि यहाँ पे डिपॉजिट किया अपना जो मलबा था, इससे आइलैंड बन गया, राइट। तो इसे डिपॉजिटेशन से ऐसी आकृति बनती है और कटाव से ऐसी इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलती है कि ये कटाव से आकृति बन रही है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं इरोजन की, तो इरोजन और वेदरिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहली चीज हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं इरोजन और वेदरिंग में क्या डिफरेंस है, तो इरोजन और वेदरिंग में सिर्फ एक डिफरेंस है मोमेंटम का, कि अगर कोई भी जो कटाव है किसी भी तरीके से, उसमें मोमेंटम नहीं है तो वह वेदरिंग होता है। अगर कटाव के साथ साथ मोमेंटम भी है तो वह इरोजन होगा। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर ये नदी, जो नदी पीछे काट रही है, ये कटाव कर रही है, कटाव करने के बाद जो मलबा निकला, जो कट के सामग्री निकली, जो मटेरियल था, वह नदी के साथ बह के चला गया, तो क्या हो गया, वह इरोजन हो गया। अगर बह के वहीं रुक जाए तो क्या हो गया, वो वेदरिंग हो गया, ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने बात की कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम अनेक प्रकार की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखते हैं, चाहे वो वेदरिंग से हो, चाहे वो इरोजन से हो, चाहे वो डिपोजिटेशन से हो। इस चीज़ को लेकर के जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज हमें दी हैं, बट सबसे ज़्यादा रिलायबल और इम्पोर्टेंट है हमारा कौन सा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी बेटा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग दिस, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, तो पूरे भारत, पूरी दुनिया को लगभग जो मूलभूत रूप से, यानी कि मुख्य रूप से मेनली 7 प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। हालांकि छोटी छोटी अलग अलग प्रकार की अलग अलग नाम से भी जानी जाती हैं छोटी प्लेट्स, बट जो मुख्य रूप से मेनली जो बड़े लेवल प्लेट है वो 7 प्लेट्स हैं। यानी कि पूरी दुनिया प्लेटों पर है। प्लेट ऐसा नहीं कि वो खाने वाली प्लेट है ना, बहुत बड़े बड़े लैंडमास हैं और वह लैंडमास पर्टिकुलरली एक क्षेत्र में, एक एरिया में गति कर रहे हैं, एक दिशा में, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि दिखाता हूं कि यह गति कितने प्रकार से होती है, वो भी हम जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में भी है, ठीक है। तो जब हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी सबसे पहले 1912 में, ठीक है। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, बट आप रिमाइंड रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, इट इज गुड टू यू। तो जब हम गति की बात कर रहे हैं, प्लेट्स गति कर रही हैं, यानी कि बहुत बड़ा भूभाग है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में गति कर रहा है। इसी से आप जोड़ सकते हैं कि पहले जो पूरा लैंडमास था वह एक लैंडमास हुआ करता था, जिसे बोलते थे हम पेंजिया, ठीक है। यानी कि पूरा एक एरिया था जिसे पेंजिया बोलते थे, और एक ही पूरा महासागर था जिसे पेंथालासा बोला जाता था। समय के साथ साथ दोनों में विघटन हुआ और लैंडमास को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जिससे जो उत्तरी वाला भाग था, सपोज देखो ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा हमारा इतना छोटा नहीं था, सही से बना देता हूँ प्रॉपर, है ना, एक मिनट। तो जैसे कि ये पूरा हमारा समझ सकते हैं, ये था हमारा पूरा पेंजिया और पेंथालासा बीच में आ गया,
तो ये हमारा हो गया लॉरेशिया, विक्टन के बाद का बनाया मैंने ना, विक्टन के बाद का लॉरेशिया, और ये गोंडवाना लैंड। और ये हो गया पैंथालासा। ठीक है, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और भारत पहले यहाँ पे हुआ करता नीचे, और गति कर करके यहाँ पे ये पहुंचा है, गति करके यहाँ पे ये पहुंचा है। इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि पहले भारत ऐसा हुआ करता था, और गति कर करके ऐसे गति भी कर रहा है और साथ साथ ऐसे घूमता भी जा रहा है। इसलिए भारत की आकृति प्रेजेंट में ये है, ये। ठीक है, राइट। और एक और बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे जो ये वाला हिस्सा पहले टकराया है, क्योंकि ऐसे भी साथ में गति कर रहा है। ध्यान से देखेंगे कि ये गति ऐसे तो कर ही रहा है, साथ साथ ऐसे भी कर रहा है, हल्की हल्की गति। देखो, दिख रहा है आप, पहले ऐसा था, फिर ऐसे मुड़ रहा है साथ के साथ, और ऊपर भी जा रहा है, यानी ऊपर भी जा रहा है और शायद में राउंड भी कर रहा है। इसी वजह से हम देखेंगे कि जो पूर्वी हिमालय है उस वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली हम जब बात करते हैं, ऊंची ज़्यादा पहाड़ियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यानी पूर्वी हिमालय पर हमें ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं कंपेरेटिवली वेस्टर्न हिमालयाज में। उसका एक रीज़न क्या है कि ये इधर से ज़्यादा, इधर से मतलब वेस्ट ईस्टर्न साइड से भी वह गति करता है, एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, इसी वजह से एक और रीज़न है कि हिमालय यहाँ पर वेस्टर्न साइड में चौड़ाई ज़्यादा होती है। वेस्टर्न साइड में लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, 400 से 450 वेरी करता है। ठीक है बेटा, इस तरफ में भारत, इस तरफ हम देखते हैं कि 150 से 200 किलोमीटर पड़ता है मात्र। चौड़ाई भी यहाँ पे कम देखने को मिलती है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज भी हल्का सा यहाँ पे जर्क लेके चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में हिमालय क्या है, ऊंचे होते हैं। हिमालय हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, हाइट ज़्यादा होगी, और हिमालय पतला होगा, थिन होगा। ठीक है, मैं तीनों लेयर्स की बात कर रहा हूँ, कॉमनली मैं बात कर रहा हूँ तीनों लेयर्स को मिला के, ग्रेट हिमालय है ना, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तीनों की मैं बात कर रहा हूँ मिला के। अभी हम बात करेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट आया प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये एक पर्टिकुलर प्लेट थी जो लॉरेशिया प्लेट से टकरा रही है, इंडियन प्लेट, और वहाँ पे एक हिमालय का निर्माण यहाँ पे हुआ है। अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है साहब, तो पहले बात करेंगे हम, यहाँ पे आ जाए वापस स्लाइड पे अपनी, वापस क्या था। तो नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रिएट्स टेंशन रिजल्टिंग इन फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। यानी कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट चलती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो वह अलग अलग प्रकार के इवेंट वहाँ पे बनते हैं। जैसे कि फोल्डिंग माउंटेन बनेगा, है ना, फॉल्ट हो सकता है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, या वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। अभी मैं आपको मैप से दिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, डोंट वरी। अगर आप क्लास बस पूरी देख लेना, आई डैम श्योर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जब प्लेट मूवमेंट करती हैं तो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी और इवेंट होते हैं, जैसे कि फॉल्ट भी होगा, फोल्डिंग माउंटेन बनेगा, और वोल्केनिक एक्टिविटी भी होंगी। ये कहाँ कहाँ पर होंगी ये हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर स्लाइड में। ठीक है, आइए, तो ये आपको पता चल गया किस तरीके से हुआ। अब आते हैं हम मूवमेंट्स पर। द प्लेट मूवमेंट्स आर ब्रॉडली कैटेगरी इनटू द 3 टाइप्स ऑफ, यानी कि 3 प्रकार की मूवमेंट हम देखते हैं मेनली। कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो जैसे सपोज करो ये 2 हाथ है, 2 प्लेट हैं, एक तो क्या है, कन्वर्ज करना। ठीक है, प्लेट आ रही है ऐसे कन्वर्ज कर रही है, राइट, प्लेट आ रही है ऐसे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, ऐसे, राइट। एक क्या हो रहा है, प्लेट आ रही है और इस तरफ दूर जा रही है, यानी कि प्लेट टूट के अलग हो रही है, ध्यान से देखना, राइट। और एक होता है प्लेट ऐसे खिसकना, कैसे, ऐसे, देखो नहीं दिख रही, ऐसे, प्लेट यहाँ पे थी, ऐसे क्रॉस ऐसे। तो जब ऐसे होगा बेटा, जब सांप कन्वर्ज करेगा तो फोल्डिंग माउंटेन बनेंगे, फोल्ड होगा, फोल्ड ऐसे होगा कि अब ये जो हैवी है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, वो वाला प्लेट अंदर जाएगा और ऐसे हैवी होता हो जाएगा और ऐसे जर्क बनेगा, ऐसे फोल्ड होता चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माउंटेन बन जाएगा, जिस तरीके से हमें हिमालय पर्वत दिखाई देता है। तब दोबारा देखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जर्क लग रहा है, और यहाँ पे ऐसे जर्क लगेगा, यहाँ पर हमें अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ माउंटेन भी यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, जिस तरीके से हम हिमालय को देखते हैं, ये अगर मैं मान लूँ, ये
एशियाई प्लेट है ऊपर और ये इंडियन प्लेट है और ये ऐसे जा रहा है अंदर, तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो रहा है। ठीक है साहब, ठीक है। इस तरीके से जब ये दूर जाएगा बेटा, दूर जाता है तो क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो कि नीचे जब हम बात कर रहे हैं पूरी लेयर है, ऐसे सपोज करो ये पूरी लेयर है, मैं यहाँ समझने की कोशिश करता हूँ एक बारी, कि ये पूरी लेयर है ऊपर क्रस्ट, इसके अंदर ना ऐसे मैग्मा चल रहा है, ऐसे मैग्मा चलता है, ठीक है, मैग्मा सर्कल से चलता है ऐसे। ये क्यों चलता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो लिक्विड पार्ट है पृथ्वी का अंदर, वह चक्र, वो एक सर्कल के रूप में काम करता है। तो ये जब ये ऐसे चलता है तो ये ऐसे नहीं मुड़ता जानबूझ के, पहले टक्कर मारता है वो, फिर साइड में मारता है, फिर टक्कर मारता है, फिर साइड में मुड़ता है, फिर टक्कर मारेगा साइड में मुड़ेगा, टक्कर मारेगा, इसलिए क्या करेगा, ये वीक करता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब इसे तोड़ के ये बम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो अलग एक्टिविटी होगी वो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझाने की चीज़ ये है कि जब प्लेट है ये हमारी प्लेट है पूरी, और यहाँ पे ऐसे चल रहा है, और ये बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे नहीं एक साथ निकल जाएगा, बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। तो ये बहुत धीरे धीरे होगा, जैसे थोड़ा सा ये हटेगा तो ये यहाँ पे ये निकल के बाहर आ जाएगा, इधर से निकल के बाहर आ जाएगा, इधर से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ज्वालामुखी एक्टिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करेंगे ड्रिफ्ट की ड्रिफ्ट में क्या होता है। रिफ्ट में क्या होता है, जब ऐसे होगी तो जब ये ऐसे होगा, ऐसे देखो, ऐसे होगा तो ये अपनी जगह छोड़ेगी कहीं से और वहां पे गड्ढा सा हो जाएगा, उसे बोलेंगे रिफ्ट। ठीक है साहब, ऐसे होगा तो गड्ढा सा बन जाएगा। ये ऐसे थी, ऐसे हटा तो स्पेस बना नहीं बना, कहीं पे यहाँ पे स्पेस बना नहीं बना, तो स्पेस बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, गड्ढा सा हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम रिफ्ट वाली। तो हमने बताया कि जब मूवमेंट होता है तो वहाँ पे फॉल्टिंग होती है, फोल्डिंग होता है और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। तीनों आपको समझना थी बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। आई होप आपको मजा आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलो आगे आते हैं, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं बुक के हिसाब से। बुक क्या कहती है, व्हेन द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर दे फॉर्म द डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी कि जब एक दूसरे से दूर जाती हैं प्लेट्स तो उन्हें क्या बोलेंगे, वह डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनाती हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड व्हेन द प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव द पास्ट ऑर्डर। ऑल दीज मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स हैविंग ग्रेजुअली चेंज द साइज एंड द पोजिशन ऑफ द कंटिन्यूस ओवर द मिलियन ऑफ द ईयर, यानी कि जो प्लेट की गतियां हैं वह ऐसा नहीं बहुत स्पीड में चल रही हैं, वे लाखों वर्षों में महाद्वीपों में क्या होता है, आकार में और स्थिति में परिवर्तन लाते हैं। बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी या एक साथ ही सब चीजें हो जाए, इसलिए आपको महसूस भी नहीं होता है कि हम एक प्लेट पर खड़े हैं, या फिर हमारी प्लेट चल रही है, या फिर हम जिस पर खड़े हैं वो गति की अवस्था में है, या फिर वो मूवमेंट की पोजिशन में है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो तीनों प्रकार के यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये ना कन्वर्जेंट वाली, देखो यहाँ पे प्लेट आ रही है, ये प्लेट आ रही है, ये बाहरी प्लेट तो नीचे जा रहा है, ठीक है। ये डाइवर्जेंट है, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे रिफ्ट बनेगा यानी कि घाटी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा फोल्ड माउंटेन, ठीक है। और ट्रेंच जो बनती है वो भी इसी इवेंट का हिस्सा है, ट्रेंच भी इसी इवेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में शायद मुझे दिखता नहीं है, बट जो भी है इतना ही है, आप समझिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट हमारा है द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया, द ओल्डेस्ट लैंड मास वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो हमने बात की थी अभी कि जो भारत जो हिस्सा था वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। प्रीवियसली द गोंडवाना लैंड इंक्लूड अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड इंडिया। यानी कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट आते थे बेटा, कौन कौन से आते थे आप समझ सकते हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड इंडिया। इट वॉज अ सिंगल लैंड मास, यानी कि पूरा का पूरा एक ही भाग हुआ करता था। समय के साथ क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, प्लेट्स में डिवाइड हुआ और वो प्लेट भी क्या करने लगी, मूवमेंट करने लगी। जिस तरीके से आज हम देख सकते हैं भारत एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कन्वेंशनल करंट लाइक द क्रस्ट वाज स्प्लिट इनटू द मैनी पीसेस। यानी कि जो नीचे मैंने बताया कि वो धाराएं बहती हैं, करंट्स बहती हैं वॉल्केनो की, वॉल्केनिज्म मैग्मा की, तो उससे क्या हुआ है, समय के साथ जो प्लेट्स थी वह कई प्लेट्स में टूट गई और भूपट्टी जो हमारा क्रस्ट था वही कई टुकड़ों में बन गया और वह अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को मूवमेंट करता रहा।
द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवानालैंड एंड ड्रिफ्टेड टू द नॉर्थ। यानी कि ये कह रहा है कि जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वह गोंडवानालैंड से टूटकर किस तरफ चलने लगी, नॉर्थ की तरफ चलने लगी। आपको दिखा दिया मैंने ये बात कि देखो नॉर्थ पहले ऐसा हुआ करता था चिपका हुआ नीचे, फिर ऐसे चल रहा है, देखो ये घूमता जा रहा है, साथ ही साथ ऊपर भी जा रहा है। ये गुजरात वाला पार्ट है, देखो गुजरात वाला पहले पार्ट कहाँ था, ये देखो गुजरात ये रहा, और यहाँ पे ये पूरा ईस्टर्न एरिया। ठीक है साहब, ठीक है साहब, चलो। इट इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड द नॉर्थ एंड कोलिडेड विद द यूरेशियन प्लेट। यानी कि जो यूरेशियन प्लेट है ऊपर वाली, उससे इसने क्या किया, कोलिशन कर लिया। मैंने क्या बताया, जब कोलिशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, जब कोलिशन कराया तो क्या होगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा। एंड द हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन एंड इट इज द यंग माउंटेन। यानी कि वो अभी नया नया बना है और वह एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिशन द सेडिमेंटरी रॉक्स विच वर सेटल्ड इन द लार्ज स्केल्ड एक्सप्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड द टेथिस वर फोल्डेड एंड फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया द हिमालयाज। यानी कि जब कोलिशन हुआ था तो क्या रिजल्ट बना, क्या बना, इस टक्कर के बाद क्या हुआ कि जो एक टेथिस सागर था, टेथिस सी हुआ करता था, उसकी जगह किसने ले ली, उसकी जगह ले ली माउंटेन ने, हिमालयन माउंटेन ने। मैंने पहले बताया था कि इन प्लेट्स के बीच में गोंडवानालैंड और अंगारालैंड, अंगारालैंड यानी कि लोरेशिया या अंगारालैंड कह लो, नीचे गोंडवानालैंड था, और ये बीच में टेथिस सागर था। इस टेथिस सागर को हटा करके किसने रिप्लेस कर दिया, इसने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने। ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन बनने के लिए हमने देखा कि जो टेथिस था उसको हटा करके किसने किया, एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ जिसे बोल रहे हैं हम हिमालयास। ठीक है। यानी कि इस टक्कर के परिणाम पृथ्वी भूपट्टी के टेथिस नामक विशाल महासागर के स्थित अवसादी चट्टानें मुड़ गई और पश्चिमी एशिया और हिमालय की पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। जो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से समझ लो। प्लेट थी, ये लोरेशिया प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऐसे घसती जा रही है, घसती जा रही है, और यहाँ पे जर्क लग रहा है। और जो मलबा था पहले टेथिस सागर का, जो भी मटेरियल था वह, उसमें क्या हुआ, ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मेरे पास ये है। ठीक है, एक मिनट देखना कैसे दिखाऊं, जैसे ये है। जब आप एक एग्जांपल लेना, आप टेबल पे सिंपल टॉवल रखना, अपना टॉवल रखेंगे और उसे इस तरफ से ऐसे बना कर लाएंगे, ऐसे करके लाएंगे ना, जब आप ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो उसमें देखेंगे ऐसे ऐसे लेयर्स ही बन जाएगी। ध्यान से देखना, जब आप ऐसे लाएंगे टॉवल को टेबल पर रख के, प्लेन टेबल पर रखना, सिंपल और सिंपल, कोई रोज साइंस नहीं, सिंपल धीरे धीरे लाना, लेकिन है ना, क्योंकि ये सब इवेंट कैसा हो रहा है, इवेंट भी धीरे धीरे ही हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे लाएंगे तो उसमें ऐसे लेयर्स ही बन जाएगी, उन्हें बोलते हैं वलन, फोल्ड। तो उसी तरीके से जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर का जो मटेरियल था उसमें क्या हुआ, ऐसे फोल्ड बन गए। जैसे इधर से प्लेट है यूरेशियन प्लेट, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही है और दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो बीच में जो मटेरियल था उसका फोल्ड बन गया। ठीक है। और जैसे कि जो फोल्ड है लास्ट वाला, जैसे कि मैं पुश करता जा रहा हूँ, पुश करता जा रहा हूँ, तो पीछे वाला ऊंचा होता जा रहा है और नया निर्माण होता जा रहा है ना, फिर और एक नया निर्माण होगा, बनेगा। इस तरीके जब आप देखेंगे तो इस तरफ की भी आकृति काफी ऊंची हमें देखने को मिलती है। ग्रेट हिमालय में हमें ज्यादा ऊंचाई की आकृति, ज्यादा ऊंचाई के माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। उसका रीजन यही है कि वह सबसे पहले उसमें जर्क था, सबसे पहला वो फोल्ड था। जब हम ऐसे कर रहे हैं, जब प्लेट ऐसे टकरा रही है तो सबसे पहला जर्क था, अब जितना प्रेशर डालेगा इतना ऊंचा होता चला जाएगा, है ना, ये होता चला जाएगा, और यहाँ पे नए भी बनेंगे साथ के साथ। राइट, चलो, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट लेयर क्या है, ये आपने समझ गया ना क्लियर, पतला क्यों है पता चल गया। ठीक है, इधर ऊंची चट्टानें क्यों पाई जाती हैं ये पता चल गया आपको, इधर चौड़ाई ज़्यादा है, चट्टानें तुलनात्मक रूप से इससे नीचे पाई जाती हैं, है ना। जब हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय 3 लेयर्स में होता है ऐसे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे चौड़ाई कम है, लेकिन चट्टानें, ये लेयर है ग्रेट हिमालय वाली, तो बेटा इस वाली लेयर में सबसे ऊंची वो मिलेंगी चट्टानें। एवरेज 6000 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा हो गई, K2, वो सब, माउंट एवरेस्ट हो गया, सब इसी का पार्ट है, इस वाली सीरीज का, ऊपर वाली का, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। ठीक है, लेकिन मिलेगा कहाँ पे, इस तरफ मिलेगा बाबूजी, है ना, इस तरफ नहीं मिलेगा कुछ भी। जम्मू कश्मीर में है क्या माउंट एवरेस्ट, सिंपल सी बात है। K2 कहाँ है,
सिंपल सी बात है ना, इस तरफ है। समझ में आ गया ना क्यों इस तरफ है? चलो, बहुत अच्छे, बहुत होशियार बच्चे हैं मेरे पास। आइए, the upliftment of mountain out of the Tethys Sea and its sinking the northern part of the peninsula plateau lead to the formation of a large basin. तैतीस सागर से पहाड़ों के ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग के धंसने के विशाल बेसिन का निर्माण हुआ। When the river flowed from the mountain in the northern to peninsular plateau in the south and depression was filled because the depositional activities of the river. This lead to the formation of the northern plains of India, which gradually became rich in the alluvial deposits, while the peninsular plateau of India, composed of igneous and the metamorphic rocks, is one of the ancient landmass on the surface of the earth. The Himalayas mountain are young fold mountain. They have high peaks, deep valleys with fast flowing rivers. ठीक है, यानी कि इससे आपको क्या पता चला, क्या हुआ इसमें? जब नदी उत्तर के पहाड़ों से दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की ओर बहती थी तो नदियां निक्षेपण गतिविधियों के कारण यह गड्ढा भरता चला गया। इससे भारत की उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे जलोढ़ मैदान निक्षेपों का समृद्ध हो गए। यहाँ जहाँ आग्नेय और कैंद्रीय चट्टानों से नवा भारत प्रायद्वीप पठार और पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राचीन भूभागों में से एक है। वहीं हिमालय पर्वत युवा वलित पर्वत है। इसमें ऊंची चोटियां और गहरी तेज घाटियां पाई जाती हैं। तो समझिए, जब हिमालय का डेवलपमेंट हुआ है, हिमालय का विकास हुआ, हिमालय बन रहा है, तो यहाँ से नदियां बह के आ रही हैं इधर से ऊपर से, तो वो डिपॉजिट करती हैं अपना मलबा। जो डिपॉजिट करेंगी तो उससे क्या होगा, एक मैदान का निर्माण होता है और बेटा वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ मिनरल्स उनमें होते हैं। मुझे लग रहा है यार ये मैंने तो ठीक है बेटा, हम एक बार मैं आपको दिखाता हूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो जूम आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए, आप दिख जाए साफ से। देखो, जब हम बात करते हैं, एक मिनट देना, पहले एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूं, देन हम बात करेंगे। पहले तो ये है प्लेट्स, कि पूरा प्लेट्स का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, पूरा डिवाइडेशन किस तरीके प्लेट्स का है। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट्स हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये रही ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इंडियन प्लेट किस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है। और यहाँ से यह यूरेशियन प्लेट जो इस तरफ आ रही है, यानी कि ये तो यूरेशियन प्लेट है। अरे एक मिनट भाई, ये तो यूरेशियन प्लेट है जो इस तरफ आ रही है, ये इंडियन प्लेट इस तरफ जा रही है। ठीक है, एक मिनट मैं गलत बना दिया थोड़ा सा, एक चीज़ टेक्निकल सुधार कर देता हूँ थोड़ा सा, कि भाई मेरे इंडियन प्लेट जा रही है इस तरीके से और यूरेशियन प्लेट आ रही है इस तरह से। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये जा रही है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड हुआ है। अफ्रीका एक प्लेट है, यूरेशियन एक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका सेपरेट प्लेट है, ये नज़का प्लेट है, साउथ अमेरिका है, स्कॉटियन प्लेट है ना। तो इस तरीके से पूरी दुनिया लगभग 7 प्लेटों में डिवाइड है, मेन। अदरवाइज बहुत छोटी प्लेट भी हैं अलग से, वो मैं पहले बात कर चुका हूँ। ठीक है साहब, थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। अब दिखाता हूँ, मेरे को दिखाना है आपको फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये देखो, थोड़ा समझो कि जब दो प्लेट इस तरफ जा रही हैं, ये प्लेट जा रही है किस तरफ, इस तरफ प्लेट जा रही है, ऊपर ये ओशन प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, ये क्रस्ट वाली प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्कल चल रहा है ऐसे, जो प्लेट को मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, ये कन्वेंशन करंट है, ये कन्वेंशन करंट है जो प्लेट को मूवमेंट करा रही है। ठीक है, ये इस तरफ मूवमेंट करा रही है प्लेट को, ये इस तरफ मूवमेंट करा रही है। यहाँ से क्या होगा, जब प्लेट गैप दे देगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा निकलेगा। दिख रहा है आपको कि यहाँ से मैग्मा निकलेगा और यहाँ पे करंट चल रहा है, लगातार पुश दे रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रस्ट पे जब ये अंदर धंसेगा तो यहाँ का जो मटेरियल है वह कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि कोई चीज़ अंदर घुस रही है तो वो कहीं, जैसे पहले ही वॉल्यूम था वो भी तो कहीं जाएगा मटेरियल, तो वो क्या करेगा, जहाँ कमजोर चीज़ होगी वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है फॉर्मेशन ऑफ ये ज्वालामुखी वल्कनिज्म होता है। और यहाँ पे भी आपको ज्वालामुखी दिखेगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं ज्वालामुखी जो वॉल्केनिक इरप्शन की हम बात करते हैं, तो दो प्रकार से हम इरप्शन देखते हैं। एक तो दरारी विस्फोट होता है और एक वॉल्केनिक
हैवी विस्फोट होता है। ठीक है, जो बहुत धीरे धीरे विस्फोट होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा हटेगा और यहाँ से पुश करता रहेगा अपने को बाहर, लेयर पे चिपकता रहेगा। ठीक है, यहाँ से एकदम करके बूम करके निकलेगा जहाँ से कमजोर दिखेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक और डायग्राम मेरे को दिखाना है आपको, और वो ये है, वो ये है। ठीक है, इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आपको देखना है एक चीज, अरे भाई आजा, इसको मुझे दिखाना है आपको कि ये माउंटेन रेंज है, जिसके बाद नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, फिर लिथोस्फीयर होता है, फिर एस्ट्रोस्फीयर होता है। जो लिथोस्फीयर है और एस्ट्रोस्फीयर है, ये पूरा 3 लेयर्स हैं जो मूवमेंट करता है ऐसे। तो ये देखो, ये हाई डेंसिटी वाला जो भी प्लेट होगा वो नीचे जाएगा, लो डेंसिटी का प्लेट ऊपर रहेगा। हाई डेंसिटी का मतलब भारी होने के कारण वह नीचे धंस जाएगा, और हल्का होने के कारण वह ऊपर हो जाएगा। जो भी ऊपर होगा उस पर क्या बनेगा, माउंटेन्स का निर्माण होगा। जिस तरह आपको दिख रहा है कि ये हैवी है, सॉरी ये हल्का है, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से जरक लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब ये ऊपर जाएगा तो अंदर जाएगा, ऐसे धसाएगा, धसेगा, तो ये ऐसे करके क्या करेगा, ऐसे तो बहुत ऐसे हल्की चीज़ नहीं है, आप ऐसे ही मतलब बहुत हल्का है, बहुत भारी चीज़ है, ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे जर्क भी लगाएगा साथ के साथ, और यहाँ पे ऐसे इसको पुश भी करेगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसे होता है, इधर से तो इधर से ये मोड़ लगाएगा, और इधर से क्या हल्का सा पुश भी नीचे से लगाएगा, और जो कन्वेंशनल करंट है वो पुश लगाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि एक हिमालय का यहाँ पे, मतलब हिमालय एग्जाम्पल, एक चट्टान का, एक रॉक का यहाँ पे निर्माण हमें होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होगे, आई होप इजीली। ठीक है साहब, ये पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे है, लिथोस्फीयर ये रहा, ओशन ये रहा, रिज, ये सब यहाँ पे दिखा हुआ है। प्लेट देखो, ये प्लेट दोनों आपस में एक साथ आ रही हैं, यहाँ पे ये प्लेट धस रही है अंदर, और ये क्या है, ये वो है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे रिफ्ट बनेगा। एक मिनट सेट करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे रिफ्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनेगा साहब। ठीक है, ट्रेंच भी बन सकता है, एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, पहले ट्रेंच बनेगा, लेकिन ये ट्रेंच ऐसा गहरा वाला नहीं होगा। ठीक है, और ये कन्वर्जन, यहाँ पे क्या डाइवर्जन है, डाइवर्जन है तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा। वोल्केनिक इरप्शन होगा। आई होप कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, चलो, तो आई होप प्लेट टेक्टोनिक एंड डेवलपमेंट ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं वो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और कुछ है मैप में, ठीक है, राइट। तो आते हैं वापस से अपने स्लाइड पर, कि हमने बात की कि नदियाँ आती हैं, सेडिमेंट लाती हैं और वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। इसी तरीके से इसी डिपॉजिशन से जो प्लेन्स हैं उसका निर्माण होता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया कि कैसे एक नदी आई थी और उसने किस तरीके से प्लेन का निर्माण हमें करके दिखाया था, प्लेन को हमें बना के दिखाया था। ये ओवरऑल एक प्लेन एरिया ही इसे हम कह सकते हैं, थोड़ा अगर बड़े स्केल पे हो जाए तो। एक तरीके से समझिए कि एक नदी थी, ये नदी आ रही है, ये पहाड़ था बेसिकली, है ना। पहाड़ ऐसे छोटे छोटे होते हैं, यहाँ से क्या हुआ, लाई लेके और यहाँ पे क्या करेगी, सेडिमेंट लगाएगी। ठीक है, एक मैप होगा मेरे पास, एक मिनट को मैं दिखाता हूँ। वो भी दिखाता हूँ, एक मैप लगाया तो था मैंने, मैप मिलेगा तो यार, ये रहा। तो जब एक नदी आती है, एक मिनट, तो देखो नदी आई, यहाँ से नदी उतर के आ रही है हिमालय से, तो बेटा ये इस एरिया को भाबर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रॉक्स होते हैं, जो कि जब नदी आती है तो वो अपने साथ पत्थर, स्टोन्स लाती है और साथ साथ सेडिमेंट्स और प्रकार के लाती है, मिट्टी, गाद, वैसी चीज़ें भी लेके आती है। तो फर्स्ट जब यहाँ से आएगा, टूट फूट के सामान गिरेगा, तो यहाँ जो इसका जो फुटफॉल होता है, जिसे हम बोलते हैं गिरिपाद हिमालय का, वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सब डिपॉजिट हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। फिर ये आगे जाके हल्के हल्के होते चलेंगे, छोटे छोटे होते चलेंगे, क्योंकि बाहरी जो स्टोन्स होते हैं उनको कैरी करना आसान नहीं होता। यहाँ से तो लुढ़क के आ गए, लेकिन यहाँ की वो
अपने आप को डिपॉजिट कर लेते हैं, उनको आगे ले जाना, कैरी करना। पानी अगर कैपेसिटी नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो यहीं पे सब क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। और जहाँ तक पत्थर डिपॉजिट रहेंगे वहाँ तक नदी बेटा आपको दिखेगी नहीं, नदी दिखेगी नहीं। और इस एरिया को बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं इस एरिया को? भाबर बोलते हैं। इस एरिया में आपको नदी नहीं दिखाई देगी, यानी कि रिवर डिसअपियर हो जाएगी, रिवर डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर का मतलब यानी कि चलेगी नहीं, पत्थरों के नीचे से होकर निकलेगी। और यहाँ पे जो पत्थर मिले, जो पेड़ पौधे मिलेंगे, वो संभावना बहुत कम रहती हैं। लेकिन जो गहरे जड़ वाले पेड़ पौधे होते हैं, जो जड़ आधे तक पहुँच जाए, वैसे प्रकार के यहाँ पे पेड़ हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लेकिन आप याद रखें कि ऐसा नहीं कि पेड़ मिलेंगे नहीं, मिल सकते हैं, लेकिन वैसे पेड़ मिलेंगे जिनकी जड़ें गहरी, जो अपनी जड़ें बहुत गहरी कर सकते हैं, वैसे वाले पेड़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नदी यहाँ पे क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है। फिर ये वाला एरिया आता है तराई का क्षेत्र, ठीक है। फिर ये एरिया आता है तराई का क्षेत्र, जहां पर नदी दोबारा से आपको दिखने लगेगी। और यहाँ पर क्या है, दलदली एरिया होता है ये एक तरह से, क्योंकि नदी अभी ये नदी निकल के आई है और यहाँ पे पानी का स्टोरेज होने स्टार्ट हो जाता है। और यह तराई एरिया होता है, क्योंकि पानी की गति यहाँ पर ओवरऑल धीरे हो जाती है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे पानी पत्थरों से टकरा के आ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है पानी। इस एरिया को बोलते हैं तराई एरिया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और नदी एक नई मिट्टी का निर्माण करती है, वो भांगर एरिया। दो प्रकार की मिट्टी जब सेडिमेंट नदी लेके आती है, तो उन सेडिमेंट से दो प्रकार की एलोवियल सॉइल का निर्माण होता है। नंबर एक होती है भांगर, दूसरा होता है खादर। दो प्रकार की हमें यहाँ पर सॉइल देखने को मिलती है। कौन सी? भांगर और खादर। तो भांगर में क्या होता है, जैसे सपोज करिए नदी आई, ये नदी आ रही है सामने से, इसे अब एज्यूम करना कि नदी सामने से आ रही है ना, नदी इस तरफ से ऐसे आ रही है, ये एज्यूम करना। तो ये जो पास का एरिया रहेगा, जहां पर नदी इजीली क्या करती है, बाढ़ आ जाती है जहां पर आसानी से, उस एरिया को, वो एरिया होता है बेटा खादर। कौन सी मिट्टी होती है वो मिट्टी होती है खादर। कौन सी मिट्टी होगी? वो खादर होगी। और उस खादर मिट्टी से परे जो मिट्टी होगी वो होती है भांगर। तो ये बेटा ये मिट्टी होगी खादर, ये वाली जो रेड रेड मैंने कर दिया है, और दूसरी मिट्टी होगी भांगर। तुलनात्मक रूप से उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी, मुझे बता। दोनों में, दोनों ही उपजाऊ मिट्टी है, बट दोनों में भी मैं स्पेसिफिक बात करूं तो कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हमें देखने को मिलती है, आप मुझे बताइए कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। अगर मैं बात करूं सिर्फ मिट्टी की, दोनों में से भांगर और खादर दोनों ही एलोवियल सॉइल है, दोनों ही उपजाऊ होती हैं, बट दोनों में कंपेयरली खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, मोर एलोवियल, अधिक उपजाऊ। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि बेटा ये जो ताजी फ्रेश सेडिमेंट लाती है, वो यहाँ पे सब क्या करती है, डिपॉजिट करती है, जिससे उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वह फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। और यह तुलनात्मक जो खादर वाला एरिया है, यह पीछे वाला, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, सब सेम ही हो जाएगा नहीं तो। तो जो ये वाला एरिया है, जो मैंने वाइट कर रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया है भांगर। उपजाऊ ये भी होता है, ये भी एलुवियल सॉइल से ही आता है, ये भी सेडिमेंट से ही बनता है। बट यहाँ पे हर रोज की तरह, यहाँ पर जैसे ही सीजन आता है वैसे यहाँ पे जो बाढ़ है वो वाला एरिया ये नहीं है। यहाँ पर सेडिमेंट का डिपोजिशन जल्दी से नहीं होता है, इसलिए जो यहाँ पे जो फसल उपजाते हैं, यहाँ के न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है। और यहाँ पे हर रोज की तरह या जल्दी यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी रिन्यू होती रहती है, न्यूट्रिएंट्स रिन्यू होते रहते हैं, नए न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं, जिस कारण जो हमारा खादर मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है, ज़्यादा एलोवियल सॉइल के रूप में हम उसे देखते हैं। तो पूरा जर्नी पता चल गया कि किस तरीके से हिमालय से निकली एक नदी पहले एक भाबर बनाती है, भब्बर का एरिया होता है, फिर तराई का एरिया आता है, फिर भांगर का एरिया आता है, और फिर आता है खादर। अगर मैं इस तरह से चलूँ, यहाँ से मैं अगर लेके निकलता हूँ कि ये मेरी पूरी नदी है, तो पहले बेटा पहले एरिया आएगा हमारा भब्बर का, फिर आएगा तराई का एरिया, और फिर आएगा हमारा भांगर का एरिया, और फिर आएगा खादर का एरिया, और फिर बाद में आएगी नदी। ये आ गई नदी यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से अगर नदी, मैं ऐसे नदी लगाऊं सीधी सीधी, इस तरह से तो नदी आ रही सीधी सीधी यहाँ तक, और यहाँ से हम नदी को सामने से देख रहे हैं। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा पूरा, ठीक है। अगर आपको 3D विजन देख तो यहाँ से देख सकते हैं, एनिमेशन के वाला, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सामने से नदी आ रही है,
सामने से नदी आती हुई दिख रही है आपको, ये नदी सामने से आ रही है। पहले भब्बर का एरिया पड़ेगा, फिर तराई का एरिया होगा। तराई वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा हरियाली या बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में, क्योंकि फ्रेश सेडिमेंट होते हैं और वो चलता रहता है लगातार, तो फ्रेश सेडिमेंट आते रहते हैं और यहाँ पे ये एरिया बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ रहता है और यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी हमें देखने को मिलेगी। फिर आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया, अरे एक मिनट भाई रुक जा, तो ये वाला एरिया जो है नदी के पास वाला एरिया जो रहेगा, ये कौन सा है, ये खादर का एरिया है। कौन सा एरिया है ये खादर का एरिया है, ठीक है। और नदी से जो दूर का एरिया रहेगा, ये वाला जो दिख रहा है ग्रे वाला, ये वाला जो भी है ये भांगर का एरिया है, ठीक है। तो आप 3D में भी देख सकते हैं कि कौन सा एरिया, ये नदी है, ये नदी आ रही है और पास वाला एरिया खादर का होगा, फिर भांगर का होगा, ठीक है साहब। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा बहुत ही मजे से और डायग्राम की तरह से मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौन सा है, अब पढ़ेंगे हम हिमालयस माउंटेन, ठीक है। हिमालयस माउंटेन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया, यानी कि मेजर जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है भारत के, उनमें हम क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हिमालयन माउंटेन को देखते हैं सबसे पहले, फिर देखेंगे नेक्स्ट हम नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, ठीक है। तो हम इन चीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे फॉर्मेशन हुआ, वो आपको बता दिया गया है। टाइप्स बताएंगे अभी, थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके साथ और ज्यादा साझा की जाएगी। फिर हम जानेंगे नॉर्थ प्लेन्स, प्लेन्स क्या है, कैसे डेवलप हुए, वो मैंने आपको बता दिया है। बट अब थोड़ा सा हम देखेंगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि कौन सा प्लेन कहाँ पड़ता है और किस नदी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, वो सब देखेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू एक टेबल जैसे साइज का होता है, टेबल जैसा होता है, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। यह ना तो पूरी तरीके से पर्वत होता है और यह ना पूरी तरीके से पहाड़ होता है, तो ना तो पहाड़ होता है ना ही मैदान होता है। पहाड़ में चोटी होती है, इसमें चोटी नहीं होती। मैदान समतल होते हैं, प्लेन होते हैं, ये प्लेन भी नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी आकृति को जो टेबल जैसी होती है उसे हम प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, प्लेट्यू के रूप में उसे हम देखते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में समझिए कि जो हमारे इसके जो एरियाज हैं इन्हें बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। जो हमारे तट के पास के जो मैदान हैं, तटीय मैदान हैं, तट के पास वाले जो मैदान होते हैं उन्हें हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, सबको देखेंगे डिटेल में, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लास बोरिंग नहीं लगी होगी और आपको मजा भी आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। पहले जानेंगे हम हिमालय के बारे में। हिमालयन माउंटेन्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन, मैंने पहले आपको बता दिया था पहले कि हिमालय जो है वह यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। विच रन टू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि यह ईस्ट टू वेस्ट मिलेगा। यानी कि मैं ये बात करूँ, ये पूरा हिमालय है। ब्लू वाली लाइन को आप देखेंगे तो ये पूरा हिमालय है, ब्लू वाला लाइन पूरे हिमालय को दिखा रहा है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि जो ब्लू वाली लाइन है वह हिमालय को रिप्रेजेंट कर रही है इन द मैप, ठीक है। दे आर रन ओवर 24 किलोमीटर, यानी कि जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वह कितनी है, 2400 किलोमीटर है बेटा। आप इसे याद रखेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे जो हिमालय की चौड़ाई है 3 लेयर्स में यह है बेसिकली, 2 और ये तीसरा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई जो है वो 150 से 200 किलोमीटर है और यहाँ पे 400 से 450 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है चौड़ाई। ये आपको बता दिया गया था पहले, दोबारा आपको लिख दिया है। द विथ ऑफ द माउंटेन वेरीज फ्रॉम 2400 किलोमीटर इन टू कश्मीर 150 किलोमीटर। ये गलत लिखा हुआ है, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन द अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू द 3 पैरेलल रेंजेस, यानी कि जो हिमालय है वह 3 रेंज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी रेंज है बेटा, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। क्या क्या नाम है, ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर वाला, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया। यानी कि अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करना चाहूँ तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ होगा,
ग्रेट हिमालय का, फिर फॉर्मेशन हुआ होगा किसका, धीरे धीरे मिडिल हिमालय का, और अभी फॉर्मेशन किसका हो रहा है, शिवालिक का। तो सबसे ऊंची कौन सी रेंज होगी अभी की डेट में, सबसे ऊंची रेंज होगी ग्रेट हिमालय की। इसलिए जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, वह ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं, ना कि मिडिल हिमालय और शिवालिक में पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्लियर पता चल गया होगा। अगर मैं बात करूं इंडियन डेजर्ट कहाँ पड़ता है, तो इंडियन डेजर्ट पड़ता है भारत के पश्चिमी वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट यानी कि इस वाली घाट, सॉरी यानी कि पश्चिमी घाट की जो मैं कह रहा हूँ, तो वेस्टर्न घाट बेटा मैं इस वाले वेस्टर्न घाट की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एज ए डायरेक्शन, वेस्ट में पड़ता है ईस्टर्न इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अगर मैं प्लेन्स की बात करूँ तो जो हिमालय पर्वत हैं, हिमालय माउंटेन्स हैं, उनके साउथ में पड़ता है प्लेन्स पड़ते हैं सारे, ये प्लेन्स ग्रीन से दिख रहे हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू हीरा, और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट यहाँ पे है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप को, तो लक्षद्वीप इस तरफ पड़ता है हीरा, और अंडमान निकोबार द्वीप हीरा। जो अंडमान एंड निकोबार दो मेजर द्वीपों से मिलकर बना है, हालांकि इनमें नंबर ऑफ द्वीप ज्यादा है, अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है साहब, क्लियर। जिनको और डिटेल में पढ़ना है, मैंने जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें इनके लाइन्स, डिग्री, कौन से डिग्री से कौन से द्वीप अलग होते हैं, वो सब चीज़ आपको बता दी है, वो रेफर कर सकते हैं क्लास नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 3 रेंजों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी रेंज हमारे पास हैं। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है साहब, बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये हमारा जीरा। तो भाई हिमालय माउंटेन्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विच आर, ये तो सब सेम इन्फॉर्मेशन वापस लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको दोबारा से ये कष्ट मैंने आपको दिया। ठीक है, तो ये कष्ट दिया तो ये देख लीजिए, आपको और मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो, तो ये हमारी रेंज है 3 रेंज, काराकोरम रेंज ए, लद्दाख बी, जास्कर और कैलाश। ये तीनों ही रेंज किस श्रेणी में पड़ती हैं, तीनों ही रेंज ग्रेट हिमालय का एग्जाम्पल है। ये जो ई वाले पॉइंट है ग्रेट हिमालय का एग्जाम्पल ये रहा ई पे, लेसर हिमालय एफ है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये मैं एक बार कुछ अलग कलर लेके आपको बताता हूँ ताकि आप समझ पाए। तो भाई ये वाला जो रेंज है, ये वाली जो मेरी लाइन जा रही है मेरी, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है किसका, ग्रेट हिमालय का। किसका एग्जाम्पल है, तो ये दिख ही नहीं रहा, किसका एग्जाम्पल है, ये है ग्रेट हिमालय का। ठीक है साहब, वहीं अगर दूसरी लाइन में दिखाता हूँ, ये वाली लाइन जो आ रही है, जो ब्रेक हो के, ये किसका है, ये लेजर एग्जाम्पल है, लेजर हिमालय का, यानी कि जिसे हम मिडिल हिमालय बोलते हैं, लेजर हिमालय का ये एग्जाम्पल है, LESSER हिमालय, HIMALAY हिमालय का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो मेरा थर्ड वाला मेरी लाइन जा रही है, देखो टेढ़ी मेढ़ी से होती हुई, ये किसकी दिखा रही है, ये दिखाएगी हमारे शिवालिक को। किसको दिखाएगी, शिवालिक को। किसको दिखाएगी बेटा, ये दिखाएगी शिवालिक को। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, क्लियर होगा। दूसरा, जो ये डॉट डॉट आपको दिख रही है, ये ट्रांस हिमालय का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ट्रांस हिमालय का एग्जाम्पल है, यानी कि हिमालय से पार की बात हम करें, दूसरी तरफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आप जूम करके भी देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, आपकी सब इच्छा शक्ति है, खुल के जियो और हैप्पीली पढ़ो। ठीक है, तो हम बात करेंगे 3 किसकी, रेंजेस की। तो फर्स्ट रेंज आती है हमारे सामने हिमाद्री। इट इज द नॉर्थ मोस्ट, अरे कहाँ जा रही है, नॉर्थ मोस्ट है तो इट इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। दिस रेंज इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास। यानी कि आप याद रखेंगे कि ग्रेट हिमालयास और इनर हिमालयास और हिमाद्री तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है, ग्रेट हिमालयास, इनर हिमालयास, तीनों एक ही नाम है। दिस रेंज हैज सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स, एन एवरेज हाइट ऑफ 6,000 मीटर्स। यानी कि इसका जो एवरेज औसतन हाइट है, औसतन ऊंचाई है, वह कितनी है, 6,000 मीटर है। सही यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे हम K2 की बात करें, चाहे हम बात करें माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर मीटर है,
तो वो सब किसमें पड़ती हैं? ग्रेट हिमालय में ही पड़ती हैं। द कोर पार्ट ऑफ दिस हिमालय रेंज इज मेड ऑफ द ग्रेनाइट। इसका बना हुआ है कोर पार्ट? ग्रेनाइट का। यानी कि अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयाज का जो कोर पार्ट है, मेन धातु है, मुख्य जो मेटल मिलता है वो कौन सा मिलता है? किससे बना है बेटा? वो बना है ग्रेनाइट से। इट इज ऑलवेज कन्वर्ट द स्नो मैनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेट इन दिस रेंज। बहुत इसकी जो सारी जो चोटियां हैं वह बर्फ से ढकी होती हैं, क्योंकि यह बहुत अधिक ऊंचाई पर है जहां पर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, उन सब के प्रभाव के कारण, इफेक्ट के कारण क्या होता है? वहां पर बर्फ से इसकी चोटियां ढकी रहती हैं। ठीक है साहब, तो बहुत बेसिक फैक्ट हो गए, तो बस नहीं ना भी समझो तो आपको पता चल जाएगा। द हिमाचल, इट इज ऑल्सो नोन एज द हिमाचल एंड लीजर हिमालयाज। किस नाम से आप जानते हैं इसे? लेजर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दिस रेंज लाइज द साउथ ऑफ द हिमाद्री। यह जो रेंज है वह हिमाद्री के साउथ में पड़ता है। मैं पहले ही बना चुका हूं, ऐसे करके बनता है हिमालय। ठीक है, इधर से पतला इधर से मोटा, याद रखेंगे आप, इधर से पतला इधर से मोटा। तो ये ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय एक ही बात है। हिमाचल और दूसरा हिमाद्री, बीच वाला कौन सा? हिमाचल और लेजर हिमालय। ठीक है, और ये किसके साउथ पड़ता है? हिमाद्री के साउथ में पड़ेगा और शिवालिक के नॉर्थ में पड़ेगा। आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ ट्विस्ट इन योर एग्जाम। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि द हाइट ऑफ दिस माउंटेन रेंज वेरीज 3700 टू 4500। हमने बात की थी इनर हिमालयाज की हाइट कितनी थी? एवरेज 6000 मीटर थी एवरेज हाइट। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, लेजर हिमालय की, तो उसकी हाइट कितनी है? 3700 से 4500 मीटर्स एवरेज हाइट हमें देखने को मिलती है। द पीर पंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट रेंज एंड द महाभारत एंड धौलाधर रेंज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रेंजेस। यानी कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के यहाँ पे हमने जिक्र किए हैं। महाभारत आपकी बुक में है, धौलाधर पर्वत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है इसकी। यानी कि हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेसिस, एनसीईआरटी इज द फंडामेंटल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एंड एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद एनसीईआरटीज एज ए फंडामेंटल. After that you can go with the standard book, but before it you have to be prepared with fundamentals and it has been prepared by the NCERTs. जब NCERT में मेंशन है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पीर पंजाल और महाभारत और धौलाधर श्रेणी किस रेंज में आती हैं। तो बेटा ये आती हैं लेजर रेंज में। किसमें? लेजर रेंज में आएंगी, हिमाचल में आएंगी। ठीक है, दिस रेंज हैज द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कंगरा, कुल्लू लोकेटेड द हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश की कुछ जो हमारी वैलीज हैं, चाहे कांगड़ा की बात करें, कुल्लू की बात करें, ऐसी जो हमारी इम्पोर्टेंट वैलीज हैं वो कहाँ पड़ती हैं? हिमाचल में, हिमालयन में पड़ती हैं, हिमाचल। ठीक है, इसी के लिए इसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑल दी फेमस हिल स्टेशन सच एज मसूरी, शिमला, नैनीताल, मनाली आर लोकेटेड इन द हिमाचल रेंज। ठीक है, यानी कि ये जो लोकेशंस हैं, ये सभी लोकेशन कहाँ पड़ती है बेटा? ये सभी लोकेशन पड़ रही है हमारी हिमाचल में। हिमाचल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिमाचल रेंज की बात कर रहा हूं। और इसीलिए इन एरियाज को मिलाकर के जो स्टेट बना है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है साहब, ओके डन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा है शिवालिक्स। इट इज द न्यूएस्ट, है ना, एंड साउथेस्ट ऑफ द हिमालयाज। दे आर ऑलमोस्ट outermost range of the Himalayas. Their altitude varies between 900 to 1100, यानी कि इसकी हाइट जो एवरेज हाइट है वो कितना है? 900 to 1100 मीटर है। द शिवालिक आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिटेशन ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट हिमालयन रेंज। यानी कि जो शिवालिक है उस ये अकॉर्डिंग टू दिस शिवालिक किसके द्वारा डेवलप किया गया? डिपोजिटेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यानी कि जो नदियों के द्वारा नॉर्थ से, यानी कि अपर हिमालयाज जो है उनके द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं उनके डिपोजिशन से शिवालिक का निर्माण हो रहा है। देहरादून, कोटीदून, पाटिलदून आर सम
longitudinal valleys which lies between the lesser Himalayas and the शिवालिक। यानी कि जो देहरादून है, कोटलीदून है, पाटलीदून है, ये सब घाटियां जो हमारे लघु हिमालय से, जो लेजर हिमालय है और शिवालिक के बीच में पड़ती हैं। ठीक है, दून क्यों बोला जाता है वो मैं भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। हिमालयाज स्प्रेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द पूर्वांचल रेंज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 रेंज में ही हम इसको देखते हैं, इसका एक और पार्ट है जो हम बात करते हैं, इसका विस्तार है ईस्टर्न घाट तक, ईस्टर्न एरिया तक, ईस्टर्न इंडिया तक। ठीक है, मैंने मैप के द्वारा भी आपको दिखाया था। क्या दिखाया था मैप के द्वारा कि कहाँ गया मैप, हो गया क्या, ये रहा। ठीक है, बताया था कि हिमालय कहाँ तक है, ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ईस्ट तक भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल। ठीक है साहब, तो क्या बोलते हैं इसे, पूर्वांचल के रूप में भी हम इसे समझते हैं। ठीक है, पूर्वांचल रेंज कंप्राइज दी पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो जब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न हिमालयाज की, तो उनमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट रेंज आती हैं, कौन कौन सी पहाड़ियों को हम शामिल करते हैं, तो पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ एंड मिजो पहाड़ियाँ को हम ईस्टर्न हिमालयाज में शामिल करते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की, कि जो ईस्टर्न हिमालयाज है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है, तो इसका फॉर्मेशन मेनली जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। जब हम बात करते हैं रॉक्स की, तो हमारे पास 3 प्रकार की रॉक्स हम देखते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो जो इग्नियस रॉक है बेसिकली इट इज द फंडामेंटल एंड इज द मेन रॉक, एंड इसके द्वारा ही जो हमारी अदर रॉक्स हैं उनका डेवलपमेंट या उनको डेवलप या उनको बनाया जाता है या बनती हैं। ठीक है, तो कैसे बनती है, जो इग्नियस रॉक है वह ज्वालामुखी, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके जो मैग्मा होता है उसके ठंडा होने से जो माउंटेन बनता है, जो रॉक बनता है उसे बोलते हैं इग्निशियस रॉक। ठीक है साहब, उसको रॉक बना दिया। उस रॉक पे जब हमारे इरोजन या वेदरिंग होता है, इसके माध्यम से जो सेडिमेंट है वह उड़ के एक दूसरी जगह जाके क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, यानी कि इग्नियस रॉक से ही जो वेदरिंग है ना, इरोजन है, इन इवेंट के द्वारा जो सेडिमेंट्स हैं वो उठ के दूसरी जगह रिप्लेस होते हैं। सपोज करो ये हमारा था एक क्या था, सेडिमेंट ये था इग्नियस रॉक, हवा चली यहाँ तो उड़ा के ले जा रही हो, यहाँ जमा दी थोड़ा थोड़ा, है ना, तो ये बनेगी सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस रॉक। इसके टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी, और मतलब जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, है ना, ग्रेनाइट चेंज हो जाएगा, है ना, स्लेट चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरीके से वापस से ये क्या होता है, वापस से जब सॉरी, तो जब वापस का टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाएगा और वापस इसी फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो वापस इग्नियस चट्टान बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चट्टानों का एक प्रॉपर सर्कल होता है ना। तो मैंने आपको बता दी चट्टानों के प्रकार भी आपको मैंने क्लियर कर दिए, आगे क्लास में देखेंगे आएगा दोबारा, तो हम डिटेल में कर लेंगे और ज़्यादा। अब डिवाइड करते हैं हम हिमालयाज को नदियों के आधार पर, बेस्ड ऑन द रिवर वी हैव टू डिवाइड द हिमालयाज नाउ। यस, सो नाउ वी हैव सम रिवर्स, जैसे कि इंडस रिवर हो गया, सतलुज रिवर, ये हमारा इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर, ये सतलुज है, ये काली रिवर है, ये तीस्ता रिवर है ना, और यहाँ पे दिहांग रिवर है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हमने ये क्या कर रखा है ताकि आप समझ पाए इजीली। ठीक है साहब, चलो तो बेटा हम देखेंगे ये पूरा यहाँ से क्या है, हिमालयाज है ये पूरा। ठीक है, यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब आपको दिखेगा हिमालयाज है। लेकिन इस हिमालय को जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं नदियों के माध्यम से, नदियों के द्वारा, तो उसे हम क्या क्या नाम देते हैं, तो जो इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर्स के बीच का जो हिमालय है, यहाँ से नहीं, तो यहाँ पे हिमालय है ही नहीं ना, अरे एक मिनट,
जो सतलज रिवर से लेकर जो हमारा इंडस रिवर तक है, वो कौन सा हिमालय है? वो हमारा है पंजाब हिमालय। कौन सा नाम है इसका? नाम क्या है? पंजाब हिमालय। पंजाब एरिया में पड़ रहा है इसलिए पंजाब हिमालय याद रख लेंगे, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पंजाब एरिया का है पंजाब हिमालय। फिर सतलज से आगे काली रिवर है, तो उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय बेटा? कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय बोलेंगे। फिर ये काली रिवर हो गई, काली से आगे आएंगे तो काली के बाद पड़ेगी तीस्ता रिवर। ठीक है, तो काली और तीस्ता के बीच के बोलेंगे नेपाल हिमालय, इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है साहब। तीस्ता से आगे चलेंगे तो पड़ेगा दिहांग हिमालय, और इसे बोलेंगे हम असम हिमालय। तो हमने देखा कि नदियों के आधार पर, नदी बेस्ड ऑन द रिवर वी हैव some classification of the Himalayas, like when we talk about the Indus, between Indus river and Satluj river, we have the specific name, that is Punjab Himalaya. When we talk about the Satluj river to Kali river, we have a specific name, Kumaon Himalaya. When we talk about the Kali river to Tista river, we have a specific name, that is Nepal Himalaya, and we have another name is Assam Himalaya when we talk about the Tista river and between Dihang river. So जब हम बात करते हैं based on the river, we have different name of the Himalayas for our convenient. ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है, अब हम बात करेंगे प्लेन्स को, यानी कि हमने पूर्ण तरीके से हिमालयाज को कवर कर लिया। हर तरीके से मैंने आपको लोकेशन बता दी, फॉर्मेशन बता दिया, मैप में बता दिया, ठीक है, क्वालिटीज़ बता दी, रेंज बता दी, सारे कितनी रेंज होती हैं, रेंज में क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी उसमें खासियत क्या है, किधर से मोटा किधर से पतला होता है, सब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिया। आई होप कि आपको हिमालय अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब बढ़ेंगे हम प्लेन्स की तरफ। प्लेन्स की तरफ मैंने पहले बताया प्लेन्स कैसे डेवलप होते हैं बेटा, जब सेडिमेंट्स आते हैं नदियों के द्वारा और वह डिपॉजिट किए जाते हैं तो हमें प्लेन्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म बाय द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, द इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। दीज प्लेन्स हैज बीन फॉर्म द एलोवियल सॉइल, फॉर्म ऑफ द एलोवियल सॉइल, यानी कि जो ये इनके पास जो प्लेन बना रही नदियों का तो जो सिस्टम है, इनके द्वारा जो प्लेन का निर्माण किया जा रहा है वह एलुवियल सॉइल का निर्माण करता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो नदियां लेके आती हैं अपने साथ मलबा, जो मटेरियल लेके आती हैं, वह बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, उसमें बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वह उपजाऊ, उसमें क्या होते हैं, तत्व होते हैं जिनके कारण यह मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। सिंपल है, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, also known as the Punjab Plains. The larger part of this plain lies in the Pakistan. It drained by the river Indus and its tributaries like Ravi, Vyas, Satluj and Jhelum and Chenab. ठीक है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की तो हमने बताया कि प्लेन्स सेडिमेंट जब आता है तो डिपॉजिट होते हैं तो प्लेन्स का निर्माण होता है। तो बेसिकली हमारे जब हम जब पढ़ रहे हैं तो हम तीन नदियों का रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी कि सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इनकी गंगा के सतलुज के द्वारा जो लाया जाने वाला सेडिमेंट है वो डिपॉजिट हो रहा है, जिसे बोला जा रहा है क्या, वेस्टर्न प्लेन। वेस्टर्न प्लेन में कौन सा आता है, पंजाब, जिसे बोला जा रहा है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन मैंने आपको दिखाया था मैप में, कहाँ गया मेरा पंजाब प्लेन, दिख रहा है इसमें? नहीं, इसमें दिख रहा नहीं, इसमें नहीं है, अभी दिखेगा। मैंने लिखा तो होगा, ऐसा तो पॉसिबल शायद ही मुश्किल हो। आइए, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा पंजाब प्लेन, ये एरिया जहाँ पे मोस्टली जो पंजाब का एरिया था वह किसके एरिया में चला गया, पाकिस्तान के एरिया में चला गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। व्हेन रिवर आर कम, एक मिनट, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ना अपना। लार्जर पार्ट कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया है, पंजाब वाला एरिया है पंजाब। और कौन सी नदियों के द्वारा इसको सींचा जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज, इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज, यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, इसको डिपॉजिट किया जा रहा है, उसको बनाया गया है, इसका विकास किया गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हम दूसरा, द गंगा प्लेन। द गंगा प्लेन स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, बट यार
ठीक है। तो जब हम बात करें गंगा, गंगा प्लेन्स इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ द झारखंड, वेस्ट बंगाल। असम इज द पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं गंगा प्लेन्स की, तो गंगा प्लेन में कौन कौन आ रहे हैं बेटा? स्टेट कौन कौन से आ रहे हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है। और असम इसका पार्ट नहीं है। असम किसका पार्ट है? असम ब्रह्मपुत्र बेसिन का पार्ट है, ब्रह्मपुत्र प्लेन का पार्ट है। द नॉर्दर्न प्लेन्स प्रेजेंट वेरियस रिलीफ फीचर्स। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 रीजन्स बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन द relief features. When the rivers come down from the north mountains, they deposit pebbles in a narrow belt lying parallel to the Shivaliks. This is called the Bhabbar belt. All rivers disappear into this belt. यानी कि उत्तरी मैदान में विभिन्न प्रकार की उच्चावचीय आकृति पाई जाती है। उच्चावचीय आकृतियों में भिन्नता के आधार पर इन्हें 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जब नदियां जो मैं आपको बता चुका हूं सारी, यहाँ पे बेटा वो वाला डायग्राम आप एज्यूम करिए जो मैंने आपको बताया था। कौन सा बताया था? यहाँ पे आप एज्यूम करिए ये वाला डायग्राम। ये वाला, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि जब नदियां चलती हैं तो वह 4 प्रकार की मेनली हम रीजन वो बनाती है। एक तो ये बब्बर का बनाया, तराई का बनाया और भांगर का बनाया और खादर का बनाया। 4 प्रकार के रीजन का वो डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। जब देखो, व्हेन द रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, जब नदी माउंटेन से नीचे आती है, दे डिपॉजिट फेबल्स इन द नैरो बेल्ट लाइंग पैरेलल टू द शिवालिक। शिवालिक के पैरेलल ही वह एक नैरो बेल्ट में फेबल्स डिपॉजिट करती है। दिस इज कॉल्ड द भब्बर। इस एरिया को भब्बर कहा जाता है। ऑल रिवर्स डिसअपियर इनटू दिस बेल्ट। इस बेल्ट में सभी नदियां क्या होती हैं? डिसअपियर हो जाती है। यह बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है। विद द कॉन्टेक्स्ट अनदर, हमें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पहले ही जिक्र इसका कर दिया था। ठीक है। ये आपको बता दिया गया है, राइट। अब देखो, यहां से हम समझेंगे कि कौन कौन से मैप में, यानी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से एरियाज में आते हैं। ठीक है साहब। तो जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान प्लेन्स में, राजस्थान का एरिया आता है। दूसरा क्या है? पंजाब और हरियाणा प्लेन्स में आता है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। गंगा प्लेन्स में कौन कौन से आते हैं बेटा? गंगा प्लेन्स में आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हम डिस्कस कर चुके हैं। और ब्रह्मपुत्र में आता है सिर्फ असम। ठीक है। जो हमने वहां पे लाइंस देखी थी, लाइन में मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये वाला। ठीक है। तो ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है पूरी, वो मैं आपको मैप पे यहाँ पे मैंने दिखा दिया है ताकि आप सही से विजुलाइज कर सके। क्योंकि ज्योग्राफी हमेशा ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम ज़्यादा विजुलाइज करके पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है। जब तक आप चीज़ें इमेजिन नहीं करेंगे अपने माइंड में कि अच्छा ये ऐसा होता होगा, तब तक आप उस चीज़ को अपने से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप फीलिंग बोर। सो यू डोंट फील टू बी बोर, यू हैव टू बी प्रिपेयर एंड यू हैव टू इमेजिन दिस फीचर्स। ठीक है साहब। चलो अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट हमारा है टू द साउथ ऑफ द बेल्ट द रिवर एंड द स्ट्रीम्स अपीयर अगेन एंड द क्रिएट द तराई रीजन। बेटा यहाँ पे सब वो चीज लिखी हुई जो मैंने आपको बताया। ठीक है। एंड यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, खादर डिफरेंस और भांगर के बीच में। द न्यू एलोवियल सॉइल फाउंड इन द नियर द रिवर, यानी कि जो खादर सॉइल होती है वह नई सॉइल, नई मिट्टी होती है वह, क्योंकि वो हर साल रिन्यू, जैसे ही नदी उफान पे आती है, तेज आती है, तो वह अपने साथ जो मटेरियल आती है वो ऊपर मिट्टी सतह पर छोड़ जाती है और वापस से चली जाती है। तो क्या हो गया? हर साल रिन्यू कर देता है, हर साल रिन्यू होती है। और इसमें क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एक्सट्रीमली फर्टिलाइज होती है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज होती है, एक्सट्रीम फर्टिलाइज होती है। ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, लोकेटेड फ्रॉम द अवे फ्रॉम द रिवर, यानी कि कंपेयरली अगर हम कंपेयर करें तो यह नदी से दूर होता है, नदी के पास होती है। इट इज़ नॉट रिन्यूड एवरी ईयर, यह हर साल रिन्यू नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि यह होती तो एलुवियल ये भी है, बट यह हर साल रिन्यू नहीं होती है क्योंकि यह बाढ़ ग्रसित एरिया से थोड़ा दूर होती है। इट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कंकर
नोड्यूल्स, यानी कि इनमें ज़्यादा कंकर्स और ऐसे नोड्यूल्स ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इट इज़ लेस फर्टिलाइज देन द खादर सॉइल, खादर सॉइल से कम फर्टाइल होती है, बट यह बहुत फर्टाइल होती है, यह भी कम फर्टाइल नहीं होती है, अधिक खूब उपजाऊ होती है। बट जब हम बात कर रहे हैं कंपेयर करने की, तो भाई खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है खादर मिट्टी। ठीक है साहब, तो यहाँ पे सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, आप रिवाइज कर सकते हैं बाद में, ये आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि जो हमारा पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, वह इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया कि इग्निशियस रॉक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। द प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन डिविजन्स, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि जब हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं पूरे को, तो एक मिनट यहाँ नहीं बनाता हूँ, कहीं और बनाता हूँ साफ तरीके से। ठीक है, बस इधर थोड़ा स्लो हो गया है। थोड़ा सही से बनाते हैं क्या, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सही से बना लेते हैं ना, है तो प्यारा भारत महानी है ना भाई। सही से बना थोड़ा सा। चलो ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। तो बेटा ये वाला जो एरिया है, ये तो हो गया हमारा पेनिनसुला, और ये हो गया हमारा हाईलैंड। ठीक है, इससे ऊपर का जो हो गया वो हाईलैंड हो गया, और ये वाला हो गया पेनिनसुला। तो भाई ये हो गया पेनिनसुला, एक मिनट, एंड दिस इज हाईलैंड। ठीक है साहब, तो आई होप कि आपको ये क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पे दिख गया होगा। थोड़ा जूम करना है तो भाई जूम करता हूँ, भारत महान में थोड़ा सा ऐसे ही बना है। ठीक है, क्लियर, तो ये आपको डिफरेंस दिख गया होगा हाईलैंड और प्लेट्यू में। द पोर्शन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू विच इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा रिवर, अरे एक मिनट यार, द पोर्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू विच इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा, यानी कि जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में जो एरिया जो है वह मालवा प्लेट्यू का पार्ट है, एंड इट इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ की, तो बेटा ये एक नर्मदा, ये नर्मदा यहाँ से, अरे यार ये क्या है, नर्मदा नदी है। एक मिनट, नर्मदा नदी थोड़ा सा नीले बना दो नर्मदा नदी को, है ना, थोड़ा अच्छी लगेगी नर्मदा नदी नीली बनती हुई। ठीक है, तो नर्मदा नदी के जो ऊपर है यह मालवा है, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, और ये सेंट्रल हाईलैंड है उसका क्या है, उसका पार्ट है। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड लाइज अरावली रेंज एंड साउथ लाइज टू द विंध्या रेंज, यानी कि इसके जो हाईलैंड के साउथ में जो मिलेगा नर्मदा नदी के, अगर हम थोड़ा ईस्ट में जाएंगे, सॉरी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, तो हमें दिखेगा अरावली पर्वत। यानी कि अगर हम यहाँ की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे मुझे दिखेगा अरावली पर्वत, यहाँ पे अरावली पर्वत दिखेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और इसके साउथ में दिखेगा आपको विंध्य पर्वत, इसके थोड़ा साउथ में दिखेगा विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत यहाँ पे हमें देखने को, विंध्य माउंटेन यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। ठीक है साहब, तो आपसे आई होप पता चल गया होगा। द ईस्ट एक्सटेंशन सेंट्रल हाईलैंड इज नोन एज द बुंदेलखंड एंड द बघेलखंड, यानी कि जब आप ईस्टर्न की तरफ जाओगे, ईस्ट की तरफ जाओगे यहाँ से, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑन द फर्दर ईस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज ड्रेन्ड बाय द रिवर दामोदर रिवर, यानी कि इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, मैंने ये ज़्यादा इधर कर दिए थोड़े से, इनको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये वाला पार्ट,
क्योंकि यह यहाँ पे छोटा नागपुर पठार पड़ता है, ये छोटा नागपुर पठार है और यहाँ से बुंदेलखंड और बघेलखंड हो गए, और यहाँ पे बहती है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो गिरती है यहाँ पे। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। आइए, टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, इट इज द हायर टुवर्ड्स द वेस्ट एंड स्लोप डाउन इन द ईस्ट। नर्मदा नदी के दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, साउथ में क्या देख रहे हैं हम, साउथ में हम देख पा रहे हैं नर्मदा नदी के में क्या है बेटा, साउथ में क्या है, दक्कन का पठार स्थित है, क्या है, डेक्कन प्लेट्यू स्थित है। इट इज हायर टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट में ये क्या है, इसकी हाइट ज्यादा है, और ईस्ट में क्या है, स्लोप कम है। ठीक है, वेस्ट में स्लोप ज्यादा है और ईस्ट में स्लोप कम है। ठीक है, हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें देखा है कि जो ज्यादातर नदियां हैं वह हमेशा किस तरफ बहती हैं, ईस्ट की तरफ हमें देखने को मिलती हैं बहती हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह सेंट्रल हाईलैंड है, ये रहा सेंट्रल हाईलैंड, ये रहा मैप में देख सकते हैं, ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, सॉरी ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया और ये छोटा नागपुर पठार हो गया। ठीक है, तो यानी कि सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो आपको दिख गया चीज तीनों, यहाँ मैप बहुत ही शानदार बना हुआ है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। दोबारा देखो, समझ लीजिए यहाँ पे एक बार कि मैंने अभी बात की थी प्लेट्यू को लेकर के, तो प्लेट्यू दो भागों में डिवाइड कर, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, भाई रुक जाओ, यहाँ पर नर्मदा रिवर है जो यहाँ से बह रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बघेलखंड और बुंदेलखंड है। ठीक है, और यहाँ पे विंध्य पर्वत है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट समझ में आ गई, चलो समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, समझेंगे कुछ नई चीजें, जैसे कि क्या है, द वेस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एज एंड द ईस्टर्न घाट मार्क एज द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, द लिटर एक्सटेंट अप टू नीलगिरी इन द साउथ। देखो मैप है क्या दिखाने के लिए, कुछ और बचा है क्या, अरे बचा है, देखो आप यहाँ पे भी प्लेट्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे दिख रहा है, डेक्कन प्लेट्यू, हाईलैंड, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, और यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर। ठीक है, ये रहा छोटा नागपुर, ये रहा छत्तीसगढ़ प्लेन, बुंदेलखंड बघेलखंड, ये रहा सेंट्रल हाईलैंड, मालवा विंध्याचल। ठीक है बेटा, सतपुड़ा ये रहा, मारवा प्लेट्यू ये रहा मारवा का पठार, अरावली रेंज ये रही, और यहाँ पे ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ये कह रहा है वेस्टर्न घाट ऊंचा है स्लोप में, और क्या है ईस्टर्न घाट क्या है जेंटल स्लोप में है, राइट। और इसका झुकाव पूरे का पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट का पूरा झुकाव बट ऐसे है, ये जो पूर्वी साइड है, जो ईस्टर्न साइड है, वो हल्का सा दबा हुआ है, इसलिए हमें दिखाई देता है कि सारी नदियां पूर्वी की तरफ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि पता चल गया होगा और मज़ा भी आ गया देख के, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना बुक्स, थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, बट जब आप कुछ चीज़ विजुलाइज कर लेते हैं ना सामने से, तो उसका क्या होता है कि आप वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है ना, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जाने का मतलब है वो आपको याद रह जाएगा। बट आप कोई पढ़ा हुआ कोई बोला हुआ किसी का सुनोगे तो शायद आपको याद ना रहे, और आप उस समय पे याद रहे भी तो आप भूल जाएंगे समय के साथ ही। बट जब आप कोई चीज़ विजुलाइज कर लेते हैं, आप सामने से देख लेते हैं, आंखों से देखते हैं, जैसे कि आज कोई मूवी है आपने देखी है ना, कोई मूवी आपने देख ली, मूवी आप नहीं भूलेंगे। बट आज आप अगर कुछ पढ़ते हैं ना बुक में, जब बुक में पढ़ेंगे तो आप कल ही भूल जाओगे, परसों ही भूल जाओगे, वो लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में नहीं रहेगी। बट अगर कोई आपने मूवी वगैरह देख ली तो वो आपके लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, सिंपल सी बात। इस तरीके से मेरी कोशिश है कि ज़्यादातर मैप में आपको चीज़ें दिखाई जाए ताकि आप विजुलाइज कर पाएँ और आँखों से देख सकें, जो आपके आँखों में लगा हुआ है बहुत बड़ा सा कैमरा, उसमें आप रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं प्लेट्यू, बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, मैं जूम आउट थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है साहब, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, ये एक अलग एंगल से बनाया हुआ है, बुक का मैप है जिसको हमने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है साहब, अब ये आ जाओ यहाँ पे वेस्टर्न घाट और किसका ईस्टर्न घाट का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। वेस्टर्न घाट लाइज ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन वेस्ट में पड़ता है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द इन एलिवेशन, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स। वहीं ईस्टर्न घाट का जो हाइट है वो 600 मीटर एवरेज है। ठीक है, दूसरा एक और रीजन है
एक और, दैट दे हैव ए कंटिन्यूस चेन ऑफ द माउंटेन and can be crossed through the passes only. The mountain chain are not continuous and are denuded by the rivers which flow into the Bay of Bengal. इनका मतलब क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट पे आप देखेंगे कंटिन्यूसली एक माउंटेन की रेंज हमें देखने को मिलती है, कुछ पासेस हैं बस, जैसे थार घाट, भोर घाट, ये सब है ना। तो वो सब उन घाटों को छोड़कर, उन पासेस को छोड़कर ये एक लगातार सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। बट जब आप देखते हैं ईस्टर्न घाट को, तो ईस्टर्न घाट पे बहुत सारी नदियां क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज होती हैं, जिस कारण उन्होंने जो ईस्टर्न घाट है उसको डिन्यूड कर रखा है, यानी कि उसको क्या कर रखा है, रेंज को कंटिन्यूटी ना होकर के टूटी फूटी वो है। ऐसे कैसे करके दिखाता हूँ मैप भी। मैप में है क्या, देखता हूँ भाई मैप, लग तो नहीं रहा मेरे को पॉसिबल कि मैप है शायद। है, समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। देखो ये हमारा डेजर्ट वगैरह तो वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। वेस्टर्न घाट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये लगातार कंटिन्यूटी है, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है बस, जिसे सह्याद्री बोलते हैं। ईस्टर्न घाट जिन नदी, जैसे नदी है कोई, तो वो इसको काट के नीचे गिर रही है, यहाँ से कोई गिर रही है ना, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वैगई, है ना, इधर गंगा हो गई ऊपर से, है ना। तो बहुत सारी नदियाँ हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज होती हैं, जिस कारण जो ईस्टर्न घाट है वह कंटिन्यू ना होकर के डिनोड हो रखा है नदियों के सेडिमेंट और इरोजन एक्टिविटी के कारण। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया। नो मेजर रिवर हैव कट अक्रॉस दैम, कोई मेजर रिवर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। मेजरली छोटे छोटे रिवर हैं, नर्मदा हो गया, तापी हो गई, है ना, ऐसी नदियाँ जो वेस्टर्न घाट की तरफ बहती हैं, बट वो एक मेजर क्या करते हैं, नुकसान या मेजर डिसकंटिन्यूटी या डिन्यूड नहीं कर पाती हैं लाइक ईस्टर्न घाट। दे हैव बीन कटेड अक्रॉस बाय द मेजर रिवर सच एज गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, है ना। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो ईस्टर्न घाट को डिन्यूट करती हैं। ठीक है, ये मैप आप देख सकते हैं, प्लेन है, प्लेट्यू का भी है ये भी। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से देखो कि ये मालवा प्लेट्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो घाट कोस्ट है उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, मालबार कोस्ट हो गया, और यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट हो गया, नॉर्थन कोस्ट हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू है ही। आप नामों को याद रखेंगे कि वेस्ट में जो पड़ते हैं कोकरण और मालबार घाट हैं, जो मालबार कोस्ट और कोकरण कोस्ट है वह पड़ते हैं वेस्ट की तरफ, और कोरोमंडल और नॉर्दर्न कोस्ट पड़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि ईस्टर्न घाट की तरफ ये रहेंगे। आपको याद रखने, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में दिख जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म हमारा है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न राजस्थान. It is a sandy plains receiving an annual rainfall as low as 150 mm. The vegetation cover in the region is extremely scarce. यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। जो हमने बात की अभी थार डेजर्ट, यह हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है जहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, एक हमारे पास लद्दाख है जहाँ पर हमें कोल्ड डेजर्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ वर्षा की मात्रा साथ है, और वहाँ पे क्या होता है, जो पार्थिव विकिरण है, जो रिफ्लेक्शन है उसका रेज ऑफ दी सन का, वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिस कारण वहाँ पे हमें जो पानी आता है वर्षा के माध्यम से वापस इवेपोरेशन होकर के उड़ जाता है, जिसका वहाँ पे एक तो हाइट, ऊपर से इस तरह की एक्टिविटी के कारण वहाँ पे हमें ठंडी ज़्यादा देखने को मिलती है, और वह एक एग्जाम्पल बन जाता है कोल्ड डेजर्ट का। ठीक है, सम स्मॉल स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट दे क्विकली डिसअपियर इनटू द सैंड। ये कह रहा है कि जब हम बात करते हैं नदियों की, नदी दो प्रकार की होती हैं, एक एवरग्रीन और एक सीजनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं डेजर्ट वाले एरिया में, वो सीजनल रिवर्स होती हैं। एवरग्रीन जो हिमालय से निकलती हैं, उनको एवरग्रीन रिवर्स के रूप में जानते हैं। एवरग्रीन्स वो रिवर होती हैं जिनमें हमेशा पानी रहता है, जो कभी नहीं सूखती हैं, चाहे वो सीजनल हो। सीजनल यानी कि चाहे वर्षा का मौसम हो या ना हो, उनमें पानी रहेगा ही रहेगा, इसलिए उनको बोलते हैं एवरग्रीन रिवर्स। वही मैं बात करूँ सीजनल रिवर्स को लेकर, तो सीजनल रिवर्स वैसी रिवर्स होती हैं जो
जो वर्षा के मौसम में ही जिनमें पानी रहता है और वर्षा के मौसम ना होने के बाद वह सूख जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हमने लूनी नदी का, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड बर्चन एंड क्रिसेंट शेप्ड डून्स आर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस डेजर्ट। तो बर्चन या फिर अर्धचंदाकार, ठीक है, जो ऐसे बोलते हैं क्रिसेंट, है ना, क्रिसेंट यानी कि जैसे कि इस तरीके का शेप के, जैसे कि एक मिनट, ये था हमारा पहाड़, ठीक है, इधर से हवा चली और इसको काट काट के ऐसे कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, तो ये शेप बनी नहीं वाली, इस शेप को क्रिसेंट बोलते हैं। और इस प्रकार की आकृति यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जिसे हम बर्चन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स इनको बोलते हैं, ड्यून्स इनको बोलते हैं। और यह रेगिस्तान का, यह डेजर्ट का एक प्रोमिनेंट फीचर हमें देखने को मिलता है। ये चलते भी हैं चलते कैसे कि आज यहाँ बना कल धुल उड़ा के दूसरे पे ले जाए। और इसका एक बहुत बड़ा, इसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो पाकिस्तान से होने वाले घुसपैठिए भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये चलते हैं, इनके बीच चिपके आ जाते हैं। ठीक है, चलो, इंडिया डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन को लेकर के। द इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्टल लाइन। द वेस्टर्न कोस्टल इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेक्शंस: कोंकण, कन्नड़ प्लेन, मालवार कोस्ट along with the Bay of Bengal. The plains are wide and leveled, while the northern part is known as the northern Sarkars and southern part known as the Coromandel coast. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, बताइए, इस लाइन से क्या समझ में आया? ठीक है ना, तो यानी कि जो हमारे कोस्ट हैं उनको डिवाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि जो कोंकण कोस्ट है वह नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न पार्ट है, उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। कन्नड़ कोस्ट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट को। मैं आपको मैप के माध्यम से चीज़ें दिखा चुका हूँ पहले ही। द महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर सम रिवर्स विच फॉर्म देयर डेल्टाज ऑन द कोस्ट। लेक चिल्का इज द इंपॉर्टेंट लेक लोकेटेड टू द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट हो या फिर वेस्टर्न कोस्ट हो, दोनों कोस्ट को हम मैप के माध्यम से देख चुके हैं, और किस तरीके से इनको डिवाइड किया जा सकता है वो भी हम देख चुके हैं। कहाँ पे देखा था हमने, अभी लास्ट देखा था हमने, ये देखा था, ये देखा हुआ है। ये चीज़ वहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिख दी है कि कहाँ पे कोंकण तट पड़ता है, कहाँ पे मालवार कोस्ट पड़ता है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पड़ता है, और नॉर्दर्न सर्कर्स कहाँ पर पड़ते हैं। ये सब चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज़। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। अब बढ़ेंगे हम आइलैंड्स को लेकर। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है प्रोबेबली, और जल्द से क्लास खत्म हो जाएगी। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड एंड लोकेटेड इनटू द अरेबियन सी close to the Malabar coast of the Kerala. These are a small group of the coral islands. Kavaratti Island is the administrative capital of the Lakshadweep. The Pitli Island is the uninhabited and has a bird sanctuary. यानी कि बर्ड सेंचुरी वाला एक आइलैंड है, उसको आप समझेंगे कौन सा आइलैंड है। बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो पिटली एक आइलैंड है जहाँ पे बर्ड सेंचुरी हम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल होती है कवरवती। द मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स लक्षद्वीप आर कंपोस्ट ऑफ द स्मॉल कोरल्स। यानी कि जो हमारे लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप मोस्टली जो है वो कोरल से बना हुआ एक आइलैंड है। कोरल पॉलिप्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट विच लिव इन द सैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर। यानी कि जो हमारे कोरल्स हैं वह मड फ्री वाटर में रहते हैं, है ना, सैलो वाटर होना चाहिए और वार्म भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कीचड़ हो, ऐसा भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा साफ हो। यानी कि सब चीज़ उनको नॉर्मल होनी चाहिए और हल्का हल्का सब कुछ चाहिए, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, द सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट विच टुगेदर विद द सैल्कोनेट्स ऑफ द कोरल फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ 3 मेन रीफ्स: बैरल रीफ्स, फिंगरिंग रीफ्स एंड द एटोल्स। ये 3 प्रकार के रीफ हमें देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं रीफ्स की। ठीक है, तो रीफ के लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो रखेंगे ताकि आपको एडिट में बता पाऊँ बहुत ही डिटेल में रीफ को। ठीक है, तो रीफ यहाँ पे बहुत ही माइनर चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे रीफ है। जो हमारा लक्षद्वीप है वह
जो रीफ है उसके आइलैंड से बना है। ठीक है, वो कैसे बनते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हिंदी यू कैन गो थ्रू दिस। तो नेक्स्ट हमारा है आइलैंड। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द बैरियर रीफ। द अंडमान निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं ऐसे तो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में यहाँ पे क्या पड़ेगा, लक्षद्वीप पड़ेगा, और यह है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है क्या पड़ेगा, अंडमान एंड निकोबार पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। द आर द पोर्शन ऑफ द एलिवेटेड सबमरीन माउंटेन्स, दे आर बिगेस्ट साइज एंड मोर नंबरस एंड स्कैटर्ड। यानी कि बहुत सारे नंबर्स में है, इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनिज्म फाउंड इन द बैरन आइलैंड। यानी कि जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के लिए, एक चीज़ और स्पेशल फैक्ट ये है कि अंडमान निकोबार पे पूरे भारत में पाया जाने वाला एक एक्टिव जो वोल्केनो है वो कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। उसका नाम है बैरन आइलैंड में पाया जाता है। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का ये आइलैंड है। बिकॉज दीज आइलैंड्स लाइज क्लोज टू द इक्वेटर एंड द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर एंड द आइलैंड हैव डेंस फॉरेस्ट। यानी कि यह इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास रहने से क्या होता है कि वहाँ पर वार्म जलवायु होती है, वार्म क्लाइमेट रहता है। इक्वेटर पे वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा रहेगी, वार्म क्लाइमेट रहेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो एनी काइंड ऑफ ग्रीनरी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल फीचर है जो हमने अभी पूरे आपको पढ़ाए, वो सब एक ही किस्म एक जगह समा रखे हैं सारे। इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है साहब, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा है लक्षद्वीप। 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप समूह है। और अगर हम स्पेसिफिक सिर्फ द्वीपों की बात करें, आइलैंड्स की बात करें, तो अंडमान निकोबार द्वीप 836 द्वीपों से मिलकर बना है, वहीं लक्षद्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप 12 प्रबल द्वीप है, 3 चट्टानों से, 5 जलमग्न तटों और 10 बसे हुए द्वीपों से बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 39 द्वीप बसे हुए हैं, यानी केवल 39 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोग निवास करते हैं, और बाकी सब क्या है, उन द्वीप निर्जन है, यानी कि उन द्वीपों पर कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है। सो इट इज द लास्ट टॉपिक टू डिस्कस. So thank you very much for watching this video and have a good future and good day. Thank you.